Hello, good morning, children. And yes, let me hurriedly discuss the answer key of class 12th, which was held on 24th Feb. So, children, first of all, in all the sets, the reading passages were same. So, I am just going to discuss hurriedly only the answer key of both the passages and then the literature, because writing anyways, whatever you have done, if you would have followed the correct format and you would have expressed it nicely, you will get the marks. But yes, what about the answers? So let us move now. So first let me make it more convenient for you. Okay, so yes, so this is here, and here is the first paragraph. By now you would have read it word by word, I believe, and even if you have not read the paragraph, and then it will be easier for you. So when I say, most people conclude that cricket is primarily a game because it is played as much, the four options given are: it is played as a match, it requires two teams, it includes physical activity, it depends only on skill. So here is the correct answer. It includes physical activity without any doubt. Yes, some of the children were getting confused in this also, but I'll tell you, children, right in the first paragraph, the second line, I believe, it's direct, it's very clearly written that it depends on five things. Okay, so वो लाइन रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा. सिर्फ ये ओनली नहीं होता तो शायद थोड़ा और कंफ्यूजन होता, बट ओनली है इसलिए नहीं होना चाहिए. देन कम ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू दैट क्रिकेट डज नॉट रिवील एनी सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस. इस पर सिर्फ कमेंट ये करना था कि भाई क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसने जो रिवील नहीं करता है कि उसकी एग्जिस्टेंस, यानी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कब स्टार्ट किया गया खेलना, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में, रादर इस पैसेज में उसका रेफरेंस नहीं है. ठीक है, उसके बाद से था लिस्ट टू रिस्पॉन्सेज विच वॉचिंग अ गेम ऑफ क्रिकेट गिव राइज टू. सो दो रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, उसमें दो रिस्पॉन्सेज में हैं ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है. एक सेकेंड रुक जाइए. एंड दोज टू रिस्पॉन्सेज आर हियर. You can see the yes, first, second, third, fourth and fifth line. So ये two responses हो सकते हैं. Neither adds to the existing stock of human knowledge nor reveals any secret of existence. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर. और उसके बाद से आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं. Then comes सेलेक्ट द ऑप्शंस. इस पर बहुत भाई डिस्कशन चल रहा था, तो मैं बहुत क्लियरली इस पर बता दूँ आपको, कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट है. डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय का आपको एंटोनिम ढूंढना है, यानी ऑपोजिट. और डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, बर्बाद करना. एक सिर्फ करेक्ट आंसर इसमें सी है, जनरेट करना. और कोई हो ही नहीं सकता. हाँ, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम ये पर्जिंग क्यों नहीं हो सकता है, तो मैंने उनको यही समझाया कि बेटा पहले तो मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए. इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पर्जिंग, पक्का आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो पर्जिंग का मतलब बहुत क्लियर है. और इसलिए ये जनरेट ही होगा. नेक्स्ट में चलते हैं फिफ्थ में. फिफ्थ कहता है द राइटर वुड नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू एक्सेप्ट. अब ध्यान ये रखना है, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ना, वुड नॉट एग्री और एक्सेप्ट, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर दे रहे हैं. तो आपको वो ढूंढना है जो पैराग्राफ 2 में, इन पर्टिकुलर पैराग्राफ 2 में जो है वो हाँ, एक मैं बताती चलूँ पहले कि आप स्टेटमेंट्स को तोड़ करके समझने की कोशिश करिए तो समझ में आएगा. पहले ही वुड नॉट एग्री, तो इसका मतलब वो किससे एग्री नहीं करेंगे? एक्सेप्ट. तो यानी वो किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, किससे किससे एग्री कर रहे हैं. तो ये तीनों तक कैटेगरिकली क्लियरली दिए हुए हैं, बस इसका कहीं जिक्र नहीं है. ठीक है ना, ये कहीं नहीं उन्होंने लिखा. हाँ, एग्रेसिवनेस की बात की है उन्होंने, बट ये क्लियरली नहीं कहीं मेंशन किया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी. Now let us move on to question number 6. And with reference to the passage, a spectator is compared to a surrogate warrior. भाई इस पे बहुत there is a lot of buzz around, lot of discussion around.
सो मेरी गट फीलिंग क्या ये कहती है कि जब यहाँ पर एक स्पेक्टेटर को सरोगेट वॉरियर कहा, तो सरोगेट क्या होता है? सरोगेट इज़ वन हु इज़ अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो पहले तो डिस्ट्रैक्टर्स को वो कर लीजिए। डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं? डिस्ट्रैक्टर्स मतलब जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं उनको आप मार्क कर लीजिए कि वो जो बिल्कुल नहीं होंगे वो है डी। ठीक है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अ स्पेक्टेटर हु इज़ पेड टू वॉच, तो स्पेक्टेटर को हम क्रिकेट में तो कहीं भी वी नेवर पे देम, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी अ स्पेक्टेटर हु इज़ पेन वाइल वॉचिंग द मैच, अ स्पेक्टेटर हु इन्जॉयज़ द मैच एज एन आर्म चेयर सोल्जर, या मुझे इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है, बट ज़्यादा मैं आई विल गो विद दिस, आई विल गो विद बी। सो लेट अस सी व्हाट सीबीएसई इज़ डिसाइडिंग, बिकॉज मेरे पास इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक आपको पता होगा कि बेशक किसी की जगह आपको वो किया गया हो, बट लेकिन जब मैच चल रहा होता है, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो कितना पेन, दे आर नॉट अंडरगोइंग दैट पेन विच अ स्पेक्टेटर इज़ गोइंग ऑन, वो इज़ अंडरगोइंग थ्रू, सॉरी। तो अंडरगोइंग थ्रू से यहाँ मतलब है कि एकदम लास्ट मोमेंट आप देखिएगा, एकदम नेल बाइटिंग ड्रामा होता है, आप नाखून चबा रहे होते हो, धड़कन बढ़ रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है कि अब क्या होगा, विकेट गिरेगा, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो आई विल गो विद बी, आई विल गो विद बी, मुझे ये ज़्यादा इट्स साउंडिंग मी परफेक्ट। देन व्हाई डज द राइटर कंपेयर गेम टू मोरालिटी प्ले, ये तो बहुत ही ईजी है, सेकेंड पैराग्राफ की बिगनिंग में दिया हुआ है। इससे मोरालिटी प्लेज में सेटिंग्स होती हैं, रूल्स होते हैं, हम खुद बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस गेम में भी सेटिंग्स और रूल्स हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8 देखते हैं क्या है। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट जो दिया है, ऑब्वियसली वो बहुत क्लियरली नहीं दिया है ये आंसर बच्चों, ये डायरेक्ट थोड़ा सा इसकी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, वो उसी लाइन को पढ़ते हैं, और ये सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये बोल रही है, दे कैन काम आउट इम्पेशंस विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्लिक्ट, बस यहीं पे ख़त्म है लाइन। अब बाई अगर पूछ दिया तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, तो इसमें तुम्हें क्या लिखना है बाई में, और आगे आप जब जाएंगे 3rd पैराग्राफ में, वहाँ इसका आंसर मिल रहा है सेकेंड लाइन में, बाई कीपिंग द एक्साइटमेंट विद इन लिमिट्स। हम किस तरीके से गेम जो हमारा इम्पेशंस काम करता है, यानी जो हमारी इम्पेशंस को ठंडा करता है, कंपोज करता है हमें, वो बिना कन्फ्लिक्ट के हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने एक्साइटमेंट को लिमिट्स के अंदर रखेंगे। ठीक, 9th में आते हैं, तो यहाँ पर बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको कि पैराग्राफ 3 में सेकेंड लाइन जो है इसका आंसर है बाय कीपिंग द एक्साइटमेंट विद इन लिमिट्स। उसके बाद आते हैं 9th में, ये तो बहुत ईजी है। द राइटर एडवाइजेज द प्लेयर्स दैट गेम शुड नॉट बिकम एग्रेसिव, क्योंकि अगर गेम एग्रेसिव हो गया तो क्या होगा, देर आर एवरी चांसेस दैट दे व्हाट विल हैपन, दे देखिए पैराग्राफ 2 में आ जाइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में, दैट दे विल लूज द वेरी पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, यानी जो एंटरटेनमेंट इसका मकसद है गेम का, वो पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा, वो पर्पज़ ही लूज़ कर देंगे हम अगर हम एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर से एक बार बता दूं, 9th का आंसर आपको पैराग्राफ 2 में 3rd लास्ट लाइन में मिल जाएगा। और उसके बाद से सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, मुझे ऐसा लगता है बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की बात नहीं की गई है क्रिकेटर की, जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको आप एकदम हटा दीजिए। इसमें ये कोशिश की गई है सिर्फ गेम की बात ना करके, जैसे आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्रिकेट की बात की, उसके बाद हम गेम्स पर आ गए उसी पैराग्राफ के लास्ट के लाइनों में, फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने फिर इन जनरल सेंस हमने बात की गेम्स की, और फिर हम कंक्लूजन के वक्त हम आ गए क्रिकेट मैच पर। तो कहीं ना कहीं बहुत मिक्स सा इसमें दिया हुआ है, तो इधर पे आंसर जो आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ गेम्स मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट की बात ना करके हमने गेम्स की भी बात की है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, द ट्रू स्पिरिट ऑफ प्लेइंग गेम्स। ठीक है बच्चों, यानी कि डी। अब आते हैं फटाफट से सेकंड पैसेज पर। सेकंड पैसेज तो मुझे आई एम वेरी श्योर आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत क्लियर कट दिया हुआ था, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये
ये इन्फॉर्मेशन, ये पैरा 1 में बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हुए ना, वो पैरा 1 नहीं, विद रेफरेंस टू पैसेज देखने लगे। पैरा 1 को 2 बार पढ़िए, ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है, नॉट गिवन, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये करेक्ट आंसर है। वैसे ही सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर बर्ड हिट्स, सबसे लाइकली रीज़न बर्ड हिट्स के लिए क्या होता है, तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो है बी, एंड इट इज़ एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ। वैसे ही और आगे बढ़ते हैं थर्ड के लिए, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद 1 वर्ड ओनली, बहुत ईजी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज से। स्मॉलर प्लेन्स आर जनरली मोर ससेप्टेबल, कहाँ पर मिल जाएगा आपको, पैसेज में ये वर्ड है, और ससेप्टेबल का मतलब बहुत से बच्चे चूँकि समझ नहीं पाए तो वो इसमें कुछ गड़बड़ाएंगे, लेकिन पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये आंसर दिया हुआ है, इसलिए शायद मिल जाना चाहिए। ससेप्टेबल का मतलब होता है इजीली डैमेज्ड, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन, टाइम एंड अगेन आई टेल यू, अपनी वोकेबलरी वर्ड पार बढ़ाइए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पेपर बहुत इजी था, लेकिन जस्ट बिकॉज वोकेबलरी अच्छी नहीं थी, आपकी वर्ड पार अच्छी नहीं थी, इसलिए आप गड़बड़ कर गए कुछ लोग। सो फोर्थ में आ जाइए फिर। फोर्थ में जो है, व्हेन द विंडो और विंड स्क्रीन ऑफ द एयरप्लेन इज क्रैक्ड ड्यू टू अ बर्ड हिट, क्या होगा, द पायलट मस्ट लैंड एट द अर्लीस्ट एयरपोर्ट, इसका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, एकदम विदाउट एनी डाउट। और उसके बाद से फिफ्थ में है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू फर्दर दी स्टेटमेंट। फर्दर मतलब अब ये चीज़ दिया हुआ है कि हज़ारों बर्ड हर दिन हिट करते हैं, लेकिन हर, देखो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, मतलब 2 तो डिस्ट्रैक्टर एकदम हमने तुरंत काट दिए, बी और डी वाला, ठीक है, लेकिन ये सी और ए थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, तो इस पर थोड़ा एनालिसिस करना है। बट करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी, और वो है बट आफ्टर एवरी बर्ड हिट इट इज़ इम्पेरेटिव टू लैंड दी एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद से और आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ एक मिनट से जस्ट वेट चिल्ड्रन, अब हम चलते हैं 6th और 6th 7th 8th 9th 10th को कोशिश करते हैं हम एक साथ ले लें। आई होप आ जाएगा ये, यस, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें 6th में बस कंप्लीट करना है, लेकिन ध्यान ये रखना इस विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि कंप्लीट अटेंशन क्रू का डिमांड इज़ डिमांडेड, मतलब उसकी ज़रूरत है, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग की इधर। और अगर आप फ्लाइट में गए होंगे तो आपने देखा होगा हर क्रू मेंबर आपको ये बार बार रिमाइंड करता रहता है, विंड स्क्रीन बंद कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध दीजिए, ठीक है ना, आपने देखा होगा टाइम एंड अगेन, वो इसीलिए करते हैं। सो वी कैन से दिस बिकॉज क्या है, ये किस रेफरेंस में है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दीज इंसिडेंट्स में, ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, और वो है आपके किस पैराग्राफ में, एक मिनट रुक जाइए मैं बता दे रही हूँ। पहले तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि दीज में हाँ, आप देखिए पैराग्राफ 3 में फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन देख लीजिए, उसमें है कि इन इंसिडेंट्स की वजह से इट कुड डिस्ट्रैक्ट द पायलट्स ड्यूरिंग व्हाट आर हाईली क्रिटिकल फेजेस ऑफ फ्लाइट्स दैट डिमांड द कंप्लीट अटेंशन। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है आंसर नंबर 6 यहाँ पे।